बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई अनोखा वाकया, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करने वाले जज ने शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया तो साबिक वज़ीर पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत का मामला लटक गया है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच के जूनियर जज ने सीनियर जज के फैसले को एक रोज बाद मानने से इनकार कर दिया। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी इस तरह का वाकया पहले नहीं हुआ कि अदालत ने किसी की जमानत का हुक्म सुनाया हो, वो भी ओपन कोर्ट में, और फिर उस फैसले को वापस ले लिया हो। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस असद जवेद पर मुश्तमिल लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजनल बेंच ने 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था। इस मुख्तसर फैसले में उन्हें 50-50 लाख के 2 मुचलकों के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन 2 रोज गुजरने के बाद भी जमानत के फैसले पर, यानी जो तफसीली फैसला आता है, उस ऑर्डर पर एक जज के दस्तखत न होने की वजह से शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई मुमकिन न हो सकी। अब यह इतलात है कि बेंच में शामिल जूनियर जज असद जवेद को अपने सीनियर जज सरफराज डोगर के फैसले से इख्तलाफ है, और चूंकि फैसला सीनियर जज ने अपने जूनियर जज की मुशावरत से देना होता है, तो सीनियर जज सरफराज डोगर ने बाहमी मुशावरत के बाद ही शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन उस वक्त जूनियर जज असद जवेद ने कोई एतराज नहीं किया, उनकी जानिब से कोई एतराज सामने नहीं आया, ना फैसला सुनाते वक्त ना फैसला सुनाने के चंद घंटों बाद तक। लेकिन उसके बाद यह ख्वाहिश ज़ेरे गर्दिश थी कि शहबाज शरीफ की जमानत पर बहुत सी ताकतवर शख्सियात नाराज हो गई हैं, उन्हें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात लाक है और वो शहबाज शरीफ की रिहाई नहीं चाहते, इसलिए जमानत मनसूख करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर, बल्कि बाज हुकूमती शख्सियात भी शहबाज शरीफ की रिहाई पर मुसर्रत का इजहार कर रही थी और शहबाज शरीफ की रिहाई को हाउस ऑफ शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज करार दे रही थी। तो अब ये खुदा खुला है, अंदर की कहानी जो सामने आई है वो ये कि शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर ही नहीं हुई, क्योंकि 2 में से एक जूनियर जज साहब को इस बात पर इतराज है और वो जमानत के परवाने पर दस्तखत करने की बजाय इख्तिलाफी नोट सामने ला रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर फादर जज साहब को जमानत पर इतराज था तो ये इतराज उन्होंने जमानत देते हुए क्यों नहीं उठाया? ये इतराज जमानत देते वक्त सामने आना चाहिए था। बड़ी अदालत में, ओपन कोर्ट में, जहां बहुत से लोग मौजूद थे, ये फैसला दोनों जजेस की मौजूदगी में सुनाया गया। अदालत की जानिब से जमानत दिए जाने के फैसले के बाद ये इतराज किया जाना, ये पाकिस्तान की अदालती तहरीक का बहुत ही अनोखा वाकया है। बहुत से कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला या इस तरह की जो एक्टिविटी है वो अदालत के लिए जगहसाई का सामान पैदा कर सकती है। अब शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से जो इस वक्त करंट लीगल जो सिचुएशन है वो ये है कि 2 जजों में फैसले पर इख्तलाफ की सूरत में अब ये मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएगा और वो या तो नया डिविजनल बेंच बनाएंगे, यानी 2 जजों पर मुश्तमिल एक नया बेंच बनाएंगे, या फिर कोई रेफरी जज मुकर्रर करेंगे जो इस केस का फैसला करेगा, यानी कोई तीसरा जज इस केस का फैसला करेगा। तो ये 2 कानूनी इस वक्त सूरतें मौजूद है जो शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का फैसला करेगी या जमानत मनसूख करेगी। अब इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की रिहाई का मामला फिलहाल इल्तवा का शिकार हो गया, और जिस तरह इस मामले को इल्तवा में डाला गया है उससे ये भी तवक्को की जा सकती है कि शहबाज शरीफ शायद ईद से पहले रिहा ना हो सके। बज़ाहिर तो ये 2 जजों का एक फैसले पर इख्तलाफ नजर आता है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात टाइमिंग है। जब ये फैसला हो रहा था, जब ये फैसला अनाउंस किया जा रहा था, उस वक्त उस जज की खामोशी, ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि उस वक्त क्यों खामोश थे और बाद में उन्होंने इतराज क्यों किया। लेकिन सबको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि शहबाज शरीफ का मुकदमा कोई नॉर्मल मुकदमा नहीं है, एक पॉलिटिकल मुकदमा है। शरीफ खानदान जो इस वक्त हुकूमत के अताब का शिकार है और खास साहब अपोजिशन के रोज लत्ते लेते हैं। खास साहब ये समझते हैं कि साबिक हुक्मरानों खुसूसन शरीफ फैमिली ने करप्शन की है, वो बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इस बात को हुकूमत किसी बड़े फोरम पर उस तरह साबित नहीं कर सकी जिस तरह इल्जाम लगाती है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है,
लोगों को ये बात समझ में आती जा रही है, लोगों में ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। और सियासी इंतकाम के पीछे सिर्फ खान साहब नहीं है, बल्कि वो लोग भी शामिल है जो खान साहब को मसनद इख्तिदार तक लेकर आए हैं। अब इससे ज्यादा हैरानकुन बात और क्या हो सकती है कि अदालत की तरफ से एक फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाए और फिर उसके बाद से वापस ले लिया जाए। तो ओपन कोर्ट में फैसला दोनों जजों ने बाहमी मुशावरत से ही सुनाया गया होगा। सीनियर जज फैसला, सीनियर जज ही बहस करता है, सीनियर जज ही सवाल पूछता है और सीनियर जज ही उसके ऊपर कमेंट्स लिखता है। जूनियर जज साथ बैठा होता है। तो डिविजनल बेंच हमेशा एक सीनियर और जूनियर जज की पर मुश्तमिल होता है। तो दो जजों ने बाहमी मुशावरत से फैसला सुनाया होगा। अगर उस वक्त जस्टिस अजहर जवेद साहब को शहबाज शरीफ की जमानत पर एतराज था तो वो जस्टिस सरफराज डोगर को कह सकते थे, उनके कान में कह सकते थे कि उन्हें एतराज है, तो जस्टिस डोगर इसका फैसला कभी ना सुनाते। अब ये फैसला जाहिर है उन्होंने फैसला सुनाते वक्त कंसेंट साथ वाले जज का लिया और फैसला सुना दिया। फैसला जो तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाता है, वो ऑर्डर लिखा जाता है, उस ऑर्डर पर जजों के साइन होते हैं। लेकिन जब उस ऑर्डर पर साइन का वक्त आया तो दूसरे जज साहब ने अब इनकार कर दिया। तो ये वो फैसला जिसने अदलिया जैसे बड़े मोतबर इदारे पर सवालिया निशान लगा दिया है। फैसला सुनाने के बाद ऑर्डर लिखवाते वक्त किसी जज का इनकार करना इंतहाई गैर मामूली बात है, जिससे ये तासुर भी पैदा हो रहा है कि अदलिया की आजादी का जो तस्वुर शायद हमारे ज़हन में है वो इतना भी दुरुस्त नहीं है। नवाज शरीफ को सियासत से नहीं निकाल सके, उन पर करप्शन के इल्जाम साबित नहीं कर सके, उन्हें माफिया करार देकर उनका वोट बैंक कम नहीं कर सके, उन्हें अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके, तो आखिरी हरबा यही रह गया था कि उनका घर गिराने चल पड़े। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के घर की 127 या 124 कनाल अराजी है, उसको गिराने के हवाले से जो हुकूमत एक्टिविटी कर रही है वो ये बताती है कि मसला इस मुल्क से करप्शन निकालने का या करप्शन खत्म करने का नहीं है, ना ही मसला ये कि मौशत कैसे ठीक होगी, ना ही मसला ये कि महंगाई और बेरोजगारी कैसे कम हो सकती है। असल मसला तो नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ से नफरत है। अब ये कौन लोग हैं जो नवाज शरीफ से इतनी नफरत करते हैं कि अब उनका घर गिराने तक चल पड़े हैं। और इस नफरत की वजह यह है जो नवाज शरीफ ने इस मुल्क में सियासत की है, उस मुल्क की खिदमत की है, वरना घर गिराने तक कौन जाता है। अब किसी को जुर्माना अदा करने के बाद उसका कई 100 कनाल पर मुश्किल घर अदालत लीगल करने की इजाजत दे देती है और किसी के घर की मलकियत के कागजात में जालसाजी करके उसका घर गिराने की साजिश की जा रही है। तो बात यही समझ में आती है कि असल मसला नवाज शरीफ है। तो पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान के रायविंड घर की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया और यह दावा किया कि यह जमीन महकमा औकाफ की है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तब्दील करा लिया और उसका इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम करवा दिया गया है। बकौल नून लीग के जराये के इस बात की तैयारी की जा रही थी कि किसी भी वक्त इस अराजी पर मौजूद घर का हिस्सा मसबार करा दिया जाए, जबकि शरीफ खानदान के ये जराये कहते हैं कि तमाम जो उनकी अराजी है वो लीगलाइज है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी को तैयारी के साथ भेजा गया, लोग जमा हो गए तो उसकी वजह से मामला निबट नहीं सका। इस मामले में नून लीग शहजाद अकबर और पंजाब हुकूमत का नाम भी ले रही है कि वो इसके पीछे हैं। अब शरीफ फैमिली ने इस इकदाम के खिलाफ अदालत से रजू किया है, जहां से उसे स्टे ऑर्डर मिल गया है। लाहौर की एक सिविल अदालत ने शरीफ खानदान की रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतल्लक दरखास्त समात के लिए मंजूरी कर दी और उन्हें स्टे ऑर्डर दे दिया। इस दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पंजाब हुकूमत गैर कानूनी तौर पर जाती उम्रा की 1500 से जायद अराजी की मलकियत तब्दील कर रही है और रिकॉर्ड बदला जा रहा है। तो सिविल कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतल्लक कार्रवाई से रोक दिया गया। अब सवाल यह कि क्या कोई सियासी मामलात में इस हद तक आगे जा सकता है कि उसके घर तक गिराए जाने की नौबत आ रही है। इससे पहले भी पंजाब में भी हमने देखा है किसी का घर गिराने की, किसी एमएनए का घर गिराने चल पड़े थे, उसको भी उस पर भी स्टे दिया अदालत ने। जनरल मुशर्रफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में कोशिश की थी, जब नवाज शरीफ जला वतन हो गए तो यहाँ पर उनकी फैमिली तो थी नहीं, तो कोशिश की गई इस घर को सील कर दिया जाए या इस घर की जमीन में बेजाब्तियां तलाश की जाए, घर मसबार कर दिया जाए, तो वो भी इसमें से कुछ नहीं निकाल सके थे। अब पंजाब हुकूमत ने इसका कहीं ना कहीं से कुछ तोड़ तो निकाल लिया है
और उन्होंने रिकॉर्ड ऐसा प्रोवाइड कर दिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जमीन महकमा औकाफ की है। नून लीग कहती है कि रिकॉर्ड बदला गया है। अब सवाल ये कि क्या इस तरह की हरकतों से किसी लीडर को आवाम के दिलों से निकाला जा सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर नवाज शरीफ का नाम अब तक सियासत से खत्म हो जाता। दिन दिहाड़े पकड़े गए वो टाउट जो इमरान खान के हुक्म पर ब्रॉडशीट में कमीशन खा रहा था, उसको पंजाब में तानियात किया गया सिर्फ रायविंड के घर के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल और तब्दीली करने के लिए। शहजाद अकबर साहब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को, लैंड रेवेन्यू पंजाब को, एसी को, डीसी को, तमाम अफसरान को, दूसरों को पटवारी कहते थे, आज पटवारियों को यरगमाल बनाया हुआ है। शहजाद अकबर साहब ने उनको प्रेशराइज करके परसों की रात, हमारे पास वो तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम एविडेंस, आप तो एविडेंस को इन्वेंट करा रहे थे, जिस पे अफसरान ने कहा ये एविडेंस इन्वेंट नहीं हो सकता और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये पहले डिस्प्यूट कमिश्नर के पास जाना है, उसके अंदर फैसला होगा। और अगर आपने रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से फिर कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह, बॉल दोनों के पास और पूरी टीम मुंह देखती रहती है। तो यही हाल आजकल पाकिस्तान की काबीना का है। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी के पास, उनसे डॉक्टर फरदौस आशिकवान के पास, फिर शिबली फराज के पास और अब वापस फवाद चौधरी साहब के पास। तो कहने वाले कहते हैं कि लोग साल में इतने लिबास नहीं बदलते जितने हुकूमत वजीर बदल रही है। अब खान साहब ने काबीना में एक बार फिर बड़े पैमाने पर रद्द बदल का फैसला किया है और वफाकी वजीर हमाद अजहर से वजारत खजाना वापस ले ली गई है। उमर यूब से भी वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया है। अब हमाद अजहर, जिन्हें को 3 हफ्ते पहले वजीर खजाना के ओहदे से सरफराज किया गया था और वो पूरे मुल्क व कौम का शुक्र अदा कर रहे थे, अपने वालिद की तवील जो सियासी जद्दोजहद है उसके बारे में बता रहे थे कि देखिए उनके खानदान में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो बिलाखिर वजारत खजाना के ओहदे तक जा पहुंचा है। लेकिन फिर उनसे अल्लाह जाने क्या हुआ, या तो भारत से तिजारत का मसला उनके गले पड़ गया कि खान साहब ने उनसे कहा भारत से तिजारत शुरू की जाए और उन्होंने जो इंडिया से चीनी और दूसरी अजनास खरीदने का फैसला किया, वो खान साहब जब एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठे तो उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा था, लेकिन हमारे से कहा जनाब आपका हुक्म था तो हमने फैसला किया। तो काबीना ने वो फैसला प्रोटेस्ट के बाद यानी पब्लिक रद्द-ए-अमल के बाद ये वापस ले लिया। तो हमारे के गले हो सकता है वो पड़ा हो, लेकिन हमारे बेचारे हमेशा वजारतों के लिए, वो पंजाबी में कहते ना, रेलू कट्टे बने हुए हैं, कभी उन्हें वजारत खजाना दे दी जाती है, कभी वापस ले ली जाती है। इसी तरह उमर यूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाने का फैसला किया गया। अब शौकत तरीन पाकिस्तान के तीसरे, यानी पाकिस्तान के नहीं, खान साहब की हुकूमत के 3 साल में तीसरे वजीर खजाना है। इससे पहले 2 वजीर खजाना असद उमर, जिन्हें पीटीआई का ब्रेन यानी मास्टरमाइंड कहा जाता था और जिनकी फाइनेंशियल पॉलिसियों के ऊपर तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कैंपेन चलाई थी, वो नाकाम हुए। उसके बाद फिर उनकी जगह पे आए हफीज शेख, और हफीज शेख को तो बहुत से ताकतवर लोगों की कंसेंट से लाया गया था, बल्कि शायद उन्हीं की तरफ से लाया गया था। वो सेनेट का इलेक्शन हारे और फिर उनके ऊपर एक मलबा पड़ा कि नहीं वो महंगाई नहीं रोक सके, तो वो भी नाकामी के बाद अपना बोरिया बिस्तर समेट के जा चुके। फिर 3 हफ्तों के लिए जनाब हमाद अजहर साहब वजीर खजाना रहे और ये मुख्तसर तरीन वजीर खजाना, उसके बाद शौकत तरीन को वजीर खजाना बनाया गया। अब शौकत तरीन कोई शक नहीं कि बड़े काबिल आदमी है और बड़े बैंक चलाते रहे हैं एज ए फाइनेंस, वो फाइनेंस एक्सपर्ट, वो हुकूमत की पॉलिसियों पर बड़े जबरदस्त क्रिटिक्स रहे हैं। वैसे तो खास साहब ने एक बड़ा कमाल काम किया जो उनकी हुकूमत में तनकीद करता है और उसको बुला के जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। तो ये FBR के चेयरमैन जो थे उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो एक बड़े मशहूर चेयरमैन थे, वो तनकीद किया करते थे टेलीविजन बैठ के प्रोग्राम में, तो फिर उनको बना दिया FBR का चेयरमैन, तो वो भी माफी मांग के जा चुके हैं। अब शौकत तरीन को पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया गया है, तो होप फॉर दी बेस्ट। मेरे नजदीक तो बड़े काबिल आदमी है, लेकिन बहुत से लोगों को उनके बारे में भी तहफुजात हमेशा रहे हैं कि उन पे बहुत से इल्जाम भी रहे, लेकिन बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि बच्चे अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, हो सकता है कि ये
हुकूमत के लिए कोई बेहतर काम कर दे, लेकिन जिस तरह हुकूमत कर्ज पे कर्ज ले रही है और फिर स्टेट बैंक को IMF के अंडर दे रही है, तो मुल्क तो IMF चला रहा है, तो शौकत तरीन बेचारे क्या कर पाएंगे? अभी मुझे इस हवाले से थोड़ी सी रिजर्वेशन है। मुझे लगता है कि चूंकि वो भी अपनी खुशी से वजीर खजाना बिल्कुल नहीं बने, जहां तक मेरी मालूमात है, लेकिन चूंकि उन पर दबाव था कि वो इस पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें, तो उनको निकाल लिया गया। उमर अयूब साहब बड़ी बड़ी जो वो लंबी लंबी छोड़ा करते थे, तो उनसे वजारत तवानाई वापस लेके ये हमाद अजहर को दे दी गई। अब मुझे नहीं पता हमाद अजहर का अचानक एक्सपीरियंस जो है वो जो 2-2.5 साल में सीखे वो बिल्कुल नौवारद है, सियासत में भी और मिनिस्ट्री में भी। उनको अचानक वजारत तवानाई सौंप दी गई है। वो अच्छे भले फाइनेंस के ऊपर आजाद शुमार लेके बैठा करते थे, तो उन्हें वहां लगा दिया गया और उमर अयूब को वजीर इक्तिसादी अमूर यानी इकोनॉमिक अफेयर का वजीर बना दिया। तो ये समझ से बाहर कि पाकिस्तान की जो काबीना है उसके साथ खास अब क्या खेल रहे हैं, या खास अब टेस्ट की टीम बना रहे हैं, या खास अब वनडे की टीम बना रहे हैं, या 2020 की बना रहे हैं। अब पता नहीं 2020 के प्लेयर को टेस्ट में ले जा रहे हैं, टेस्ट टीम को 2020 में लेके जा रहे हैं। तो खुसरो मुख्तियार साहब जिन पे बहुत सारे इल्जामात हैं और हमेशा ही रहे, चीनी बिल से लेके गंदम तक, तो उनकी तो वो कहते हैं ना पांचों घी में सर कढ़ाई में, उन्हें वजीर सनत तो पैदावार बना दिया गया, उनको और अच्छी वजारत मिल गई। यानी जिस पे जो इल्जाम लगता है वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर वजारत लेके जो आता है। अच्छा, थोड़ा सा एक जो सेटबैक हुआ है वो शिबली फराज साहब के बारे से हुआ। शिबली फराज साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके और अपने कैरेक्टर से हट के हुकूमत को डिफेंड किया, यानी वो उनका कैरेक्टर ही नहीं है। अगर अहमद फराज साहब को देखें, शिबली फराज साहब को देखें और फिर शिबली फराज साहब का बहसियत वज़ीर इत्तलात कंडक्ट देखें, तो बेचारों ने वो कहते ना क्या क्या ना सहा हमने सनम तेरे लिए। तो उन्होंने यानी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो मुखालिफिन के लत्ते लिए, तो बहुत से लोगों ने उन्हें जो है वो यानी अहमद फराज साहब को कोसने दिए कि वो अहमद फराज साहब होते तो शायद वो भी इनसे खुश ना होते, वो भी नाराज होते कि मेरा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन चूंकि उनकी जॉब थी, अब उनको ये खास तौर से पूछना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसको आप पहले वजीर इत्तलात बनाते हैं, फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत देते हैं। यानी को वजीर इत्तलात बनने के बाद आदमी साइंसदान हो जाता है, फिर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलती है। ये पहले फवाद चौधरी को मिली थी, अब शिबली फराज साहब को वजारत इत्तलात का तजर्बा देने के बाद उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौंप दी गई है कि जाए जो आपने वजारत इत्तलात में सीखा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाके इस्तेमाल करें। तो ये पाकिस्तान ने एक तजर्बा का बना हुआ है और यहाँ पे रोज तजर्बे होते हैं, तो इसलिए अब हैरान होने की बजाय थोड़ी सी हंसी आती है। वो कहते हैं कि हर हंसी के पीछे एक दुख होता है। अब वो दुख तो हम आपको बता नहीं सकते, बहुत से लोग बैठ के मातम करते रहते हैं तो कि जनाब ये हो गया वो गया, लेकिन अब लोग वो कहते हैं ना इतनी बड़ी मुश्किलें क्या आसान हो गई। अब इतनी चीजें हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी चीज आपको हैरान नहीं करती। नवाज शरीफ के खिलाफ धरना हो तो ठीक, और खास साहब की हुकूमत के खिलाफ धरना हो तो इंतशार, बदअमनी और रियासत के खिलाफ बगावत है। तो इससे बड़ा खुला तजाद और क्या हो सकता है कि कल तक खान साहब जिन मामलात को, जिन इश्यूज को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जो जो इल्जामात वो नवाज शरीफ पर लगा रहे थे, आज खुद उनके गले पड़ गए। खान साहब नवाज शरीफ हुकूमत की मईशत पर तनकीद करते थे, तो आज खुद मुल्क को बड़े मुआशी बहरान से दो चार कर बैठे हैं। नवाज शरीफ पर करप्शन और गद्दारी के इल्जामात लगाए गए, तो ये इल्जामात खुद वापस खान साहब पर लग रहे हैं। मजहबी इंतहा पसंदी का जो कार्ड कल नवाज शरीफ के खिलाफ खेला गया, वो कार्ड आज खुद खान साहब की हुकूमत के खिलाफ खेला जा रहा है। अब पता नहीं खान साहब की वजह से मुल्क के हालात खराब है या इसलिए हालात खराब है कि खान साहब वज़ीर आज़म है, वजह कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है अवाम को सुकून का एक दिन भी मुयस्सर नहीं आ रहा। तो इसे मुकाफात अमल कहें या फिर वक्त की सितम ज़रीफी समझें कि हुकूमत को आज वही फसल काटनी पड़ रही है जो कल खुद उन्होंने बोई थी। कल जिन इश्यूज को खान साहब ने पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही इश्यूज उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। माशी पॉलिसियों से लेकर मजहबी इंतहा पसंदी, ये तमाम मामलात पलट कर हुकूमत के मुंह को आ रहे हैं। इमरान जमात का मौक़िफ़ यह है कि थोड़ी सी मेहनत और करते तो इलेक्शन जीत जाते। तो गुजारिश ये कि हम भी यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करें। हुकूमत अगर थोड़ी सी भी मेहनत करे
तो आवाम को इस होशरुबा महंगाई से निजात दिला सकती है। हुकूमत अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, और थोड़ी सी मेहनत और करे तो जो इस वक्त मुल्क में सियासी हालात है, खराब सियासी माहौल है, ये भी ठीक हो सकता है। तो असल मसला तो उस मेहनत का ही है, उस थोड़ी सी मेहनत का है जिससे जी चुराया जाता है। थोड़ी सी मेहनत का फुकदान आज हमें इन हालात में ले आया है, और मेहनत की बजाय अगर सिर्फ इंतकाम, बुग़्ज़ और हसद के जरिए हुकूमत चलाएंगे तो फिर सब कुछ खराब ही होगा। तो हुकूमत अब भी ये समझती है कि उनके उम्मीदवार को जो 90,000 वोट मिल गए हैं, इसका मतलब है कि अवाम को महंगाई पर कोई एतराज नहीं। यानी इस पर बंदा ये कह सकता है कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। महंगाई से अवाम की चीखें निकल रही हैं और हुकूमत इस बात पर खुश है कि जी हमें 90,000 वोट देकर हम पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी अहमकों की जन्नत में रहने वाली मिसाल है। अब ये जो 90,000 वोट हुकूमत को मिल गया है, हुई तो शिकस्त है, लेकिन ये दावा कि हमें 90,000 वोट मिल गया, तो ये उस इलाके की एक रवायती सियासत है जिसमें खानदानों का बहुत बड़ा किरदार होता है। इसके अलावा ये रियासती मशीनरी की मेहनत का भी समर है। वो जो कहते हैं मेहनत नहीं की, तो मेहनत की है तो भाई 90,000 वोट मिल गए। अब अगर वो मेहनत भी शामिल ना होती तो मेरा गुमान ये कि जो असल जर निकलता वो इतना होता कि मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। और पीडीएम ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी और एनपी को एक मौका और दे रहे हैं कि वो अपने फैसलों पर नजर सानी करें। पीडीएम उनकी बात सुनने के लिए तैयार है। पीडीएम की 8 जमातों के मुश्तरका इजलास में मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और एतराजात पर गौर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने ये इजलास पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाया था, जिसमें इन दोनों जमातों को शिरकत की दावत नहीं दी गई। इजलास से कल पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से इस्तीफे पीडीएम को भेज दिए थे। मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान पर शदीद रिएक्शन दिया और ये कहा कि वो पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर इत्तेहाद को आगे बढ़ाने और तहरीक चलाने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग नून अब किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती। एक सादा से सवाल का जवाब देने की बजाय उस कागज को फाड़ फेंकना तौहीन आमेज रवैया है। राय के मुताबिक पीडीएम के इजलास में मुस्लिम लीग नून समेत बेशतर जमातों ने पीपल्स पार्टी और एएनपी के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। ताहम मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की दीगर जमातों के साथ ये मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि अभी पीपल्स पार्टी और एएनपी को जमात से नहीं निकालते। दोनों जमातों की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया वो मुनासिब नहीं, लेकिन वजाहत तलब करना पीडीएम का हक है। पीडीएम ओहदों पर लड़ने के लिए नहीं बनी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी और एएनपी को इत्तेहाद से अलग नहीं कर रहे, वो अपने फैसलों पर नजरसानी करें तो हम उनका इंतजार करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक वो इन दोनों जमातों का वैसे इंतजार करेंगे जिस तरह उन्होंने पहले किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि तंजीमी मामला को इस तरह चौराहों में लेकर आए, सियासी तकाज़ों के मुताबिक नहीं। वो पीडीएम का सरबराही इजलास, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर सकते थे। उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको कहें कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी करें। पीडीएम आपकी बात सुनने को तैयार है। अब भी मौका है, पीडीएम की तरफ बाकायदा रुजू करें। हम आपस में बैठकर इन शिकायतों को दूर कर सकते हैं। शिकायत हमारी बजाय वजाहत तलब करना हमारा हक है। बहुत छोटे सतह पर आकर आप लोग फैसले करने पे आ गए हैं। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। तो पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से बाज़ाब्ता तौर पर निकालने का ऐलान नहीं किया, जबकि एएनपी खुद ही इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर चुकी है। लेकिन पीडीएम के ओहदों से पीपल्स पार्टी के लोग इस्तीफे दे चुके हैं। इसके बावजूद मौलाना की जानिब से दोनों जमातों पर बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की जानिब से शोकाज नोटिस भेजने पर माफी मांगने का मुतालबा कर रखा, जिसका जवाब फिलहाल ना में दे दिया गया। तो अब बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है कि वो मौलाना की पेशकश को कबूल करती है और इत्तेहाद में रहते हुए फैसले करती है,
या फिर माफी के मुतालबे पर खड़ी रहकर इत्तेहाद को बाकायदा बाय बाय करती है। लाहौर में कमरुज़्ज़मा कायरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस माहिदे की तफसीलात पढ़कर सुनाई जो कि पीडीएम और पीडीएम की जमातों के दरमियान हुआ था। तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि पीपल पार्टी ने बाप पार्टी से वोट लिए और उन्होंने यूसुफ गिलानी के हवाले से कहा कि यूसुफ गिलानी जो है वो शरीफ आदमी थे, लेकिन उनको भी पीपल पार्टी ने ऐसे दुराहे पे ला खड़ा किया है कि वो खुद एम्बेरस हो रहे थे। क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, वो भी सुन लें। मैं तो यूसुफ गिलानी साहब का हमेशा एहतराम करता है, जिंदगी भर का एक लंबा ताल्लुक़ है उनके साथ। और पीपल्स पार्टी ने मेरा ख्याल में गिलानी साहब के साथ ज्यादती की है, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। मुझे अफसोस है इस पर। यहाँ पे लेकिन एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रही हैं सना बुच्चा, एंकर पर्सन रही हैं, जर्नलिस्ट हैं और मौजूदा सिचुएशन पर गुफ्तगू कर रही हैं। वॉच सना बुच्चा। क्या नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, आपने ये क्यों कहा, व्हाट मतलब आप ये बार बार ये क्यों करते हैं ऐसे मामलात पे, लोगों को ऐसी उम्मीद देते हैं कि 6 माह में हम फ्रांस के सफीर को चलता कर देंगे। 6 माह पूरे हो गए, अब तो एहतजाज होगा। फ्रांस के साथ आप मामलात बिगाड़ना चाहते हैं। वो फैटिफ में अब उनका वोट बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए। क्या आप फ्रांस के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं? EU के साथ बिगाड़ना चाहते हैं? यूरोपियन यूनियन, प्लीज याद रखिए कि इस वक्त आपकी जो कोविड वैक्सीन है वो यूरोपियन यूनियन यानी कि जर्मनी से ज्यादातर आ रही है। आपका चाइना बड़ा देरीना दोस्त है, उसने आपको कतरा कतरा जैसे पोलियो कतरे होते हैं उस तरह उन्होंने वैक्सीन दी है। इसलिए क्या आप इस वक्त ये सोचिए कि आप मामलात किसके साथ बिगाड़ सकते हैं? आप क्या मामलात फ्रांस के साथ बिगाड़ने अफोर्ड कर सकते हैं? यूरोपियन यूनियन की बैड बुक्स में आना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी से बिगाड़ना चाहते हैं? क्या आप कोविड की वैक्सीन इस मुल्क में रोकना चाहते हैं? या आप इस मुल्क में ऐसी चीजों रोकना चाहते हैं कि जिनको आप पैसे देके बच्चों को बुलाते हैं, एक हुकूमत को चलता करते हैं, फिर वो बच्चे आपके बेकाबू हो जाते हैं? यही हमने तालिबान के साथ किया, यही हमने इस मुल्क के साथ किया, यही हमने इस बार बार यही रिपीट होता जाता है। जब जब इनकी जरूरत होती है ये आ जाते हैं, फिर ये जरूरत से ज्यादा कदर का बढ़ जाता है और इसके बाद ये आपको थ्रेटन करते हैं। तो प्लीज पहले तो ये फैसला कर लें कि आपने करना क्या है, कि इनको सड़कों से हटाने के लिए आपको किसी मुल्क के साथ बिगाड़नी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं कि किसी के सफीर को चलता कर दो। सफीर को चलता कर देने का मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पर आप लोगों के साथ, एक मुल्क के साथ ताल्लुक। ये हमारा अलमिया भी है और बदकिस्मती भी है कि एक वक्त में जिन्हें हम हीरो समझते हैं, दूसरे वक्त में वही विलन बन जाते हैं। और जब भी गैर रियासती नासर को ताकत मिलती है तो वो पलटकर रियासत पर हमलावर हो जाते हैं। तो मसला ये नहीं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, या उससे हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या नहीं। सवाल यह है कि आखिर हमारी पिछले 70-72 साल से पॉलिसी क्या है। कल तक यही लोग पिछली हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छे लग रहे थे। आज उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनसे कानून और ताकत की जुबान में बात की जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जिसका नुकसान हो रहा है वो आम लोग हैं और आपके पुलिस एहलकार हैं जो दो ताकतों के दरमियान चक्की के दो पाटों की तरह पिस रहे हैं। तो ना ये मजहबी इंतहा पसंदी है मेरे नजदीक, ना ही इसका ताल्लुक एक जिम्मेदार रियासत के जिम्मेदार शहरी होने से है। ये वो आग है जो बदकिस्मती से हमने खुद लगाई है। तो खान साहब ने इस पर ले तो लाल से काम लिया, जिसकी वजह से नौबत यहां तक पहुंची। अगर इस मामले को वक्त पर पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इसका फैसला कर देती तो कम से कम लोगों पर यह वाज़ेह हो जाता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर निकले हुए लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। अगर इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जाता और पार्लियामेंट इस बात का फैसला करती,
पार्लियामेंट में जान होती, तमाम जमातें इस फैसले के पीछे खड़ी होती, तो लोगों को पता चल जाता। अभी तो लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या करने निकले और क्यों कर रहे हैं। अगर ये फैसला हुकूमत की जानिब से, पार्लियामेंट की जानिब से आता तो फिर बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती, लोगों पर वाज़ेह हो जाता। लेकिन हीलो बहानों और डंग टपाओ पॉलिसी की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और डस्का इलेक्शन की बाज़गश्त अब भी जारी है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं काशिफ अब्बासी उस्मान डार के साथ। उस्मान डार वो हैं जिन्होंने डस्का इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार की कैंपेन चलाई। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। उनके साथ मोहसिन शाह नवाज रांझा डस्का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो एक क्रेडिट अवाम से मिलना चाहिए था वो हमें मिला भी है, और अगर हम आगे मजीद मेहनत करें, हल्के पे फोकस्ड रहें, तरक्याती काम मजीद किए जाएं तो अगले इलेक्शन में अच्छा ठीक ठाक। एक आखिरी मिनट का जवाब अगर इसमें दे दें, क्योंकि मेरा वक्त भी कम है। जो आप कहते थे कि तरीक इंसाफ फारग हो गई, तरीक इंसाफ को दुनिया फारग हो गई, ये हो गया वो हो गया। देखें, ये तो कहा जा सकता है पिछले इलेक्शन में कि धांधली की वजह से उन्होंने वोट लिए, 94,000 वोट लिए। हाँ जी, 94,000 लोग अब भी डस्के के हल्के में तरीके इंसाफ को वोट डाल रहे हैं। सो जो पीडीएम का लार्जर बयानिया था उसको हिट नहीं पड़ी इससे, जहां कहते थे कि ना लोग तो तंग आ गए, लोग तो उनके खिलाफ बात निकलेंगे। काशिफ साहब, इसमें मैं ये बात आपकी सही है कि ये इतने वोट की सर हम भी हैरान हैं, लेकिन हमने उसमें देखा एक चीज बड़ा फैक्टर होता है, और ये हमेशा से होता है कि जब भी ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, जो हुकूमतें वक्त होती है, उसका एक असर होता है। डिप्टी सेक्रेटरीज आके बैठ जाते हैं, उसके बाद कैंडिडेट को वजीर डिक्लेयर कर दिया जाता है आने वाले वक्त में। इसको भी वजीर डिक्लेयर किया था ना फरदौस आशिक साहब ने। अब एक बंदा जो पहली वजीर बना हुआ इलेक्शन जीतने से पहले, और वो लोगों के पास जाके वोट मांग रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि आगे से लोग जो होंगे उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, सो लोग वजीर को वोट डालते हैं महंगाई की वजह से, अपने पेट की वजह से उनके खिलाफ वोट नहीं डालेंगे। वो महंगाई पेट वाला जो वोट था, मेरी तवक्को के मुताबिक तो इनको मेरे ख्याल से 10 या 15,000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ना सर चाहिए। देखें, आप लोग आगे 10 जमातें इकट्ठी, आखिरी बात कर, आप लोग हो गए 10 जमातें इकट्ठी, 1,01,000 से आप गए 1,09,000 पे, 8,000 वोट ताड़े वदे ने। वो तो आप 10 जमातें जो इकट्ठी कर रहे हैं, उनका पंजाब में वोट कौन सा है? आप पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं है। नहीं, वोट तो उन्होंने। कमाल है, हुकूमत के हामी अब इस बात पर मुसर है कि डस्का इलेक्शन में नवाज शरीफ नहीं जीते, पीटीआई हार गई। इसे कहते हैं मुतमईन बेशर्म। हाँ साहब को मरवाने में ऐसे ही लोगों का हाथ है जो जमीनी हकायक से खुद भी आके चुराते हैं और लोगों को भी गुमराह करते हैं। अब हुक्मरान जमात अपनी शिकस्त से ज्यादा खुद को मिलने वाले वोटों से अपनी गवर्नेंस को जस्टिफाई कर रही। ये हमें 90,000 वोट मिले हैं, और ये बात सबको मालूम है कि ये 90,000 वोट भी इसलिए पड़े कि खास साहब की अपनी हुकूमत है। इलाके में 1 अरब रुपए का पैकेज देकर, लोगों को तरक्याती कामों का लालच देकर, फिर इन्फ्लुएंस असर रसूल इस्तेमाल करके, MNA MP इंतजामिया इस्तेमाल करके, इस सारी ताकत के बावजूद अगर मुकद्दर में हार लिखी गई है तो उससे लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। उल्टा ये जीतने वालों से शिकवा कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट कटते नहीं गए। तो वैसे भी इस इलेक्शन में महंगाई या गवर्नेंस पर लोगों का फोकस नहीं था। ये तो सीधा सीधा मुकाबला था पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का। ये पॉलिटिकल मुकाबला था कि कौन जीतता, नवाज शरीफ या इमरान खान। या ना महंगाई थी ना कुछ और था। तो रिजल्ट वही निकला जो पिछले 8-9 ज़िमनी इंतखाबात में निकला। हुकूमत एक बार फिर हार गई। तो अपोजिशन अगर एक वोट से भी जीत जाती तो भी बहुत था, मगर यहां तो हजारों की लीड पड़ी है। अब उस्मान डार, डॉक्टर फरदौस आशिक समेत कई वुज़रा, अरकान असेंबली, इन्फ्लुएंशियल लोग, ये सब मिलने के बावजूद, सब लोगों को साथ मिलाने के बावजूद हुकूमत को शिकस्त हुई है। इसको मानना चाहिए और इसको तस्लीम करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप जीतने वालों में खामियां निकालते रहे। पहले हारने वाले अपनी शिकस्त के असबाब तो देख लें। यहां पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू करें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। पीडीएम के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। वॉच राजा परवेज़ अशरफ।
पीपल्स पार्टी की अपनी वजाहत करेगी, पीडीएम में रहना चाहेगी, क्या करेगी? बतौर सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम पार्टियों के साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। अपना वजन जो है वो किसी एक पार्टी के पलड़े में नहीं डालना चाहिए था। हमने किसी के बाप को बाप नहीं बनाया। मैं समझता हूँ कि नून लीग को शायद बहुत जल्दी थी, किसकी इमा पर वो पीडीएम को कमजोर करने जा रहे हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर, एएनपी के खिलाफ एक बयानिया बनाकर इत्तेहाद को कमजोर किया जा रहा है। जब हम इनसे सवाल पूछते थे कि इस्तीफों के दूसरे दिन क्या सिनारी होगा तो कोई जवाब नहीं था। इनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। किसी खास मकसद, किसी खास मफाद की खातर जो है ये पीडीएम को तोड़ना चाहते हैं तो ओके, ये शौक भी पूरा कर लें। अगर बैक चैनल खुल गया है तो उससे क्या फायदा आप हासिल करेंगे? पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक बंदा जो कन्विक्टेड हो वो बाहर बैठे हुए हैं। आसिफ जरदारी साहब ये कह देते हैं कि जनाब आप आकर इधर सियासत करें, तो इतना बड़ा जुर्म हो जाता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं। उस पर पीएमएलएन ने बड़ी खफकी खाई और उन्होंने जवाबन फिर ये सारा कुछ कर दिया। नित नए तरीके सोचकर, नित नई चालाकियां सोचकर, नित नए बहाने ढूंढकर अगर कोई इसको कमजोर करके जाती फायदा उठाना चाहता है तो मैं इस पर सिर्फ अफसोस कर सकता हूं। कोई माने या ना माने, लेकिन यह हकीकत है कि पीडीएम को तोड़ने की इब्तिदा पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। अब जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ पर तनकीद की थी, खुद पीपल्स पार्टी के लोग ये मानते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं था। पीपल्स पार्टी ने अगर इस्तीफे नहीं देने थे तो सवाल ये कि पीडीएम से मोहलत क्यों मांगी थी? उसी वक्त बिलावल भुट्टो को चाहिए था कि इनकार कर देते। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि इस्तीफों की बात कहां से आ गई। उस वक्त ये कहा गया कि हमें मोहलत दे दें, हम सीईसी में जाएंगे और सी से पूछ के बताएंगे। तो पीपल्स पार्टी का जो ये रवैया था ये गैर मुतवक्को था। इसी वजह से मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने गुस्से में कह ले या गम में कह ले, उन्होंने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया। अगर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालना होता या पीडीएम को तोड़ना होता तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर चढ़ दौड़ती, लेकिन नून लीग ये कहती रही कि पीपल्स पार्टी को वक्त दे रहे हैं कि वो फैसला करें। अब मेरे नजदीक कोई एक दो नहीं बल्कि पे दर पे कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें पहल हकीकतन पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। तो सेनेट में अपोजिशन लीडर के बारे में फैसला हो चुका था जिस पर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न लिया। उसके बाद भी अगर वो मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा करते हैं कि उन्हें गैर जानबदार रहना चाहिए था तो ये शिकवा बनता नहीं, क्योंकि ये फैसला मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होने वाले इजलास में हुआ था और मौलाना फजलुर रहमान बार बार ये कहते रहे कि इसका राइट पीएमएलएन का है, जो बात पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी। तो अब मौलाना फजलुर रहमान से ये शिकवा कि वो जानबदार है या गैर जानबदार नहीं है, ये बनता नहीं। अब हुकूमत के लोग ये प्रिडिक्शन करते रहे हैं कि वो पीडीएम के साथ नहीं है और पीपल्स पार्टी हरगिज इस्तीफे नहीं देगी। तो पीपल्स पार्टी ने दर हकीकत उन्हीं की बात को सच साबित कर दिया है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ इल्जाम दूसरों पर कि वो पीडीएम तोड़ना चाहते थे। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।